जी हाँ, स्वागत है आप सभी लोगों का आपकी इस चैनल जेके एग्जाम्स में। और आज हमारा है लेक्चर 7th। हम पढ़ रहे हैं जीके विद स्पेशल रेफरेंस टू जम्मू एंड कश्मीर। हमारा मिशन क्या है? मिशन है हमारा पंचायत अकाउंट्स असिस्टेंट का, और ये है हमारा पार्ट 2 किसका? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पढ़ने का। तो हमने कल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में क्या पढ़ा? हमने फॉर्मेशन के ऊपर पूरी तरीके से आपको इन्फॉर्मेशन दे दी। आज हम पढ़ेंगे साइलेंट फीचर्स और इम्पोर्टेंट सोर्सेज के बारे में। साइलेंट फीचर्स में हम ये पढ़ेंगे कि हमारा जो संविधान है वो भारत के सिटीजन्स को क्या चीज देता है, और उन साइलेंट फीचर से हमें ये चीज पता चल जाएगा। और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको क्लियरली ये चीज समझाऊंगा। उसके बाद हम पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट सोर्सेज, जिससे डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाते हैं और इससे इनडायरेक्टली क्वेश्चन आ जाते हैं। एज द एग्जाम्स आर कंसर्न, तो यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। मतलब हमारे संविधान में कौन कौन सा ऐसा चीज है जो बाहर से इंपोर्ट किया गया है, मतलब बाहर के देशों के संविधान को देखते हुए हमारे संविधान में कौन कौन सा चीज उनका ऐड किया गया है, वो उनको हम कहते हैं मतलब सोर्सेज, इंपॉर्टेंट सोर्सेज। उनके बारे में पूरी तरीके से जानने की कोशिश करेंगे। नाउ इससे पहले आप नोट्स के बारे में कोई भी चिंता नहीं करना। टेलीग्राम चैनल नीचे लिंक दी गई है, वो आप ज्वाइन करके रख लीजिए। उसमें आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे टाइम टू टाइम। मुझे टाइम दीजिए, मैं आपको 100% बेस्ट नोट्स दे दूंगा हर किसी पार्ट के। आपको कोई भी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। नाउ मूविंग टू आवर टॉपिक विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम। तो यहाँ पर हम स्टार्ट करेंगे साइलेंट फीचर्स से। साइलेंट फीचर्स में आपको कुछ चीजें ऐसे बताऊंगा जो आपको डायरेक्टली याद रखनी है, ठीक है? तो ये चीजें मतलब इनडायरेक्ट क्वेश्चन आता है तो आपको पूरी तरीके से इस पे ध्यान देना है। मैंने पहले ही बोला कि इस पे इनडायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आ जाएगा। सो फॉर दैट रीजन आइए शुरू करते हैं। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है वर्ल्ड में, ठीक है? अब यहाँ पर क्वेश्चन कहाँ से बन सकता है? हाँ, कुछ कंट्रीज ऐसे हैं जिनमें रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है और कुछ कंट्रीज ऐसे हैं जिनमें नॉन रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है। अब अगर रिटन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करेंगे तो उनमें एग्जाम्पल है इंडिया और अमेरिका, तो है ही, क्योंकि हमने जो इंपोर्ट किया है ये चीज कि हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन रिटन फीचर में रखेंगे, तो ये हमने अमेरिका से मतलब सीखा हुआ है। तो ये हमने अमेरिका से लिया ये चीज, तो इसलिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। अब अगर नॉन रिटन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करेंगे तो इसमें ब्रिटेन, इंग्लैंड की एग्जाम्पल आती है। नाउ मूविंग टू द सेकंड फीचर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। व्हाट डज दिस मीन? हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अगर रिजिडिटी उसमें ना होती या फ्लेक्सिबिलिटी उसमें ना होती तो क्या होता कि अगले साल की जो गवर्नमेंट बनती वो अपने फायदों के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी चेंज ला सकती थी इजीली। मतलब रिजिडिटी उसमें नहीं होती तो वो कोई भी चीज उसमें कर सकती थी, कोई भी कानून तोड़ सकती थी, कोई भी नया कानून बना सकती। फ्लेक्सिबिलिटी मीन्स बना सकती, रिजिडिटी मीन्स तोड़ सकती थी। बट ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर हमारा जो मतलब संविधान है वो ब्लेंड मीन्स मिक्सचर ऑफ रिजिडिटी। वो आधा उसमें कुछ इतना रिजिड है कि जो कानून हम आसानी से नहीं तोड़ सकते, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी नहीं तोड़ सकती है। अब अगर फ्लेक्सिबिलिटी की बात करेंगे तो कुछ हिस्से उसमें इतने ज्यादा फ्लेक्सिबल है कि अगर समय बदलते हुए अगर हम देखेंगे तो हमें कई चीजों पे ऐसे कई जगहों पे जरूरत पड़ती है कि हम कानून में कोई भी तरमीम लाए, कोई भी चेंज लाए, कोई भी अमेंडमेंट लाए। सो फॉर दैट रीजन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन वो भी एलो कर देता है। बट कुछ चीजें उसमें इतने रिजिड है कि हम उनको आसानी से चेंज नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल आई विल गिव यू द एग्जाम्पल ऑफ आर्टिकल 370। वो बहुत ही ज्यादा रिजिड था, बट मतलब हमारा कानून इतना भी ये है कि उसमें भी चेंज लाई गई। सो फॉर दैट रीजन अब हम नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर स्टडी करेंगे। नेक्स्ट साइलेंट फीचर जो हमारा है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। हमारा जो संविधान है उसने हमें बताया कि हमारे पास पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होनी चाहिए। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इसमें इस तरीके से होती है कि ग्रुप ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं जो आपस में मिलकर असेंबली बनाते हैं, और असेंबली मिलकर आपस में प्राइम मिनिस्टर वगैरह, इस तरीके से जो आप सभी लोगों को ऑलमोस्ट क्लियर आइडिया है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के बारे में। अब आपके लिए यहाँ पर क्वेश्चन है, मैंने पहले ही बोला इनडायरेक्ट क्वेश्चन बन सकते हैं। इनडायरेक्ट क्वेश्चन ये बन सकता है कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट किस कंट्री से इंपोर्ट की गई। ये मैं अभी बाद में आपको बता दूंगा, तब तक आप अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में जल्दी अभी बता दीजिए। जिसकी कमेंट सबसे पहले आएगी उसको हमारी तरफ से अकाउंटेंसी की बुक फ्री ऑफ एनी कास्ट मिल जाएगी व्हाट्सएप पे।
और अब अगर बात करेंगे यहाँ पर इंडिपेंडेंट एंड इंटीग्रेशन जुडिशरी, इंडिपेंडेंट एंड इंटीग्रेटेड जुडिशरी की, यह है नेक्स्ट फीचर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। वो ये है कि हमारा जो संविधान है वो हमें बोलता है कि हमारे पास जो जुडिशरी सिस्टम है, जिसमें हमारे पास आता है सुप्रीम कोर्ट आते हैं, हाई कोर्ट आते हैं, सेशन कोर्ट्स आते हैं, इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट वगैरह जहाँ पर बैठते हैं, इसके अलावा जो छोटे छोटे कोर्ट कचहरी होते हैं वो भी आते हैं। सो फॉर दैट रीजन अगर हम इन चीजों को देखेंगे तो ये चीजें होती है हमारे इंडिपेंडेंट, किससे, इन पे गवर्नमेंट का कोई भी दबाव नहीं होता है, ये अपना फैसला कभी भी कोई भी सुना सकते हैं विदाउट इंटरफेयरिंग द गवर्नमेंट, इनके ऊपर कोई भी दबाव नहीं डाल सकती है। तो ये हमारा संविधान का साइलेंट फीचर है कि हमारा जुडिशरी सिस्टम इंडिपेंडेंट है और इंटीग्रेटेड है। इंटीग्रेटेड मतलब ये मतलब हर कोई मतलब अपने ऊपर खुद फैसला ले सकता है। मान लो आपके हाई कोर्ट में कोई केस है और आप बाय चांस वो हार गए किसी भी कारण, और आप इंटीग्रेटेडली अगर यहाँ से हार गए, आप वही केस सुप्रीम कोर्ट में अगर दर्ज करोगे तो आपका केस नए तरीके से फिर से स्टडी किया जाएगा, यहाँ पर आपका केस फिर से देखा जाएगा। सो दैट इज द रीजन आवर, दिस इज बिकॉज ऑफ द रीजन, क्यों, क्योंकि हमारा जो जुडिशरी सिस्टम है वो इंटीग्रेटेड है। इंडिपेंडेंट भी समझाया मैंने, इंटीग्रेटेड भी समझाया मैंने। अब अगर बात करेंगे इसके अलावा फेडरल सिस्टम विथ यूनिटरी बायस, अब इस चीज को समझने की अगर कोशिश करेंगे तो हम लेंगे यहाँ पर यूएसए की एग्जाम्पल। व्हाट इज फेडरल सिस्टम एंड यूनिटरी बायस। यूएसए की अगर हम एग्जाम्पल ले लेंगे कि मान लो ये एक यूएसए है और इसमें ये स्टेट्स है यूएसए के, ठीक है। अब ये सारी स्टेट जो यूएसए की है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जिसको हम कहते हैं, हर किसी स्टेट की अलग फेडरेशन है, मतलब हर कोई स्टेट अलग से इंडिपेंडेंट चाहे तो वो रह सकती है, मतलब इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस भी कर सकती है हर कोई स्टेट, किसकी, अमेरिका की, अगर वो लोग चाहे। बट अगर वो चाहे कि एक साथ ही रहेंगे तो इसमें रह सकते हैं। जो सेंटर है अमेरिका का, सेंटर जो है सेंटर गवर्नमेंट जिसको हम यूनियन गवर्नमेंट कहते हैं, उसके पावर सेम है स्टेट गवर्नमेंट के पावर्स के बराबर, ठीक है। ये फेडरल सिस्टम में होता है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर बात करेंगे इंडिया में भी यही चीज है, सिस्टम यही है कि हमारे पास स्टेट गवर्नमेंट होती है और सेंटर में एक यूनियन गवर्नमेंट होती है, बट यूनियन गवर्नमेंट के पास पावर्स ज्यादा होते हैं स्टेट गवर्नमेंट से, और कभी भी कोई भी स्टेट अलग से इंडिपेंडेंट नहीं ले सकती है अनलेस एंड अनटिल द यूनियन गवर्नमेंट, एंड उसमें क्या क्या है क्या नहीं है वो अलग चीज है। मतलब फेडरल सिस्टम यहाँ पर है, ये अलग स्टेट्स है बट यूनिटरी बायसेस है, मतलब पूरी तरीके से वो यूनाइटेड रहते हैं। अब अगर यहाँ पर बात करेंगे, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें एक और साइलेंट फीचर देता है, दैट इज सेक्युलर स्टेट। एक और स्टेट बेनिफिट देता है, दैट इज वेलफेयर स्टेट। मतलब सेक्युलर स्टेट हमारा पूरा भारत सेक्युलर है, इसमें किसी भी मजहब को ज्यादा तरजीह नहीं दी जाएगी। इफ वी सी द एग्जाम्पल, आप मैंने पहले ही बोला इनडायरेक्ट क्वेश्चंस आ सकते हैं। पाकिस्तान की अगर बात करेंगे तो वो सेक्युलर स्टेट नहीं है क्योंकि वो इस्लामिक स्टेट है। अब अगर बात करेंगे इसी तरीके से इंडिया की, इंडिया सेक्युलर स्टेट है, यहाँ पर हर किसी मजहब की हर मतलब पूरी तरीके से इंपॉर्टेंस है। नाउ टॉकिंग टू द अनदर साइलेंट फीचर, दैट इज वेलफेयर स्टेट। वेलफेयर स्टेट की अगर बात करेंगे तो हमारे भारत में मतलब पूरी तरीके से जो गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, वो अपने फायदे के लिए काम नहीं कर सकती है, सेल्फ बेनिफिट के लिए काम नहीं कर सकती है। तो फिर किसके लिए काम कर सकती है? उनको प्रजा मीन्स लोगों की भलाई के लिए काम करना पड़ता है, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो। सेल्फ बेनिफिट के लिए कोई भी काम नहीं करेगी, स्टेट वेलफेयर के लिए काम करेगी, लोगों की प्रजा के लिए काम करेगी, दैट इज वेलफेयर स्टेट। अब अगर बात करेंगे यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, हमारा साइलेंट फीचर है, हर कोई मतलब वोट दे सकता है। कितने साल की उम्र है मिनिमम वोट देने के लिए इंडिया में? क्वेश्चन फॉर यू, तो इसको कर लीजिए, ये इनडायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। जेके एसएसबी की लेवल इतनी है, मतलब है कि इसमें ये भी पूछ सकते हैं। तो आप इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। व्हाट इज द यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज एज इन इंडिया? तो इसमें ये बोलता है कि किसी मिनिमम एज पे, वो मैं नहीं बताऊंगा, किसी मिनिमम एज पे हर किसी बाशिंदे को हक है कि वो वोट दे सकता है, और जब वो वोट दे सकता है वो अपना रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट कर सकता है। जब वो रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट कर सकता है तो उसको वो अपनी गवर्नमेंट खुद चुनता है। तो यही मतलब है
कि पूरी तरीके से यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, ये कौन बताता है? हमारा संविधान के साइलेंट फीचर्स है। इसके अलावा हमारे पास है इमरजेंसी प्रोविजन। इमरजेंसी प्रोविजन में हमारे पास क्या होता है, अगर हमारे कोई फंडामेंटल राइट्स है, मैं एग्जांपल देता हूँ 4G की। 4G हमारा फंडामेंटल राइट माना जाता है, क्योंकि मतलब 4G नहीं, इंटरनेट हमारा फंडामेंटल राइट माना जाता है। इसमें केरला के हाई कोर्ट ने भी मतलब फैसला सुनाया है। और मतलब अगर हम देखेंगे पूरी तरीके से जो हमारे यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन है, वहां पर भी इंटरनेट को फंडामेंटल राइट डिक्लेयर किया गया है। नाउ अगर हम यहाँ पर देखेंगे, कानून में हमारे पास है इमरजेंसी प्रोविजंस। इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी फंडामेंटल राइट्स ऑफ सिटीजंस कैन बी डिनाइड एट एनी टाइम। तो इसमें ये है कि हमारे फंडामेंटल राइट्स कभी भी डिनाई किए जा सकते हैं अगर कोई इमरजेंसी है। अब अगर गवर्नमेंट से रीजन मांगते हैं कि हमारे पास 4G क्यों नहीं है, वो बोलते हैं नेशनल सिक्योरिटी। नेशनल सिक्योरिटी मीन्स कि उनके पास इमरजेंसी उस वक्त होती है, तो सो फॉर दैट रीजन दे आर डिनाइंग आवर फंडामेंटल राइट्स।